चैप्टर नंबर 5 का बच्चों नाम देखो है डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन जो है ये आपका चैप्टर मतलब 10 मार्क्स तक का इजीली कवर करता है। तो एग्ज़ाम में इसका अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको मतलब पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कोई जर्नल तो करना नहीं है ना। तो इसमें हमको सिर्फ लेजर बनाना होता है, तो स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें टाइम भी कम लगता है, क्योंकि आप जो भी वर्किंग वगैरह करते हो वो जनरली कैलकुलेटर पर इजीली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। बाकी चैप्टर का मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ क्या है। देखो डेप्रीसिएशन जो है उसका मीनिंग तो हमको पता ही है कि डेप्रीसिएशन का मीनिंग होता है फॉल इन द वैल्यू, राइट, है ना, ऑफ टेंजिबल एसेट बेसिकली। अब सबसे पहले इसमें आता है कैलकुलेशन का पार्ट, यानी कि जो हम ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन पोर्शन जो है वो मेनली आपका 4 मेथड्स हैं या 4 तरीके होते हैं मोटा मोटा, ठीक है। पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हो गया जिसमें आपको फिक्स्ड डेप्रीसिएशन रहता है, मतलब इसके फीचर्स लिख देता हूँ, और आप हर बार कॉस्ट पर ही वो कैलकुलेट करते हो, तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। और इसमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, हर साल सेम रहता है। दूसरा मेथड जो होता है वो आपका होता है WDV मेथड। WDV मेथड में हर साल आपका डेप्रीसिएशन मतलब चेंज होता रहता है और आप हर साल बुक वैल्यू पर डेप्रीशिएट करते हो, और इसीलिए इसमें डेप्रीसिएशन की वैल्यू हर साल कम होती रहती है, राइट। फिर सेम WDV मेथड का अगर मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ तो एक होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जिसमें भी एक तरह से हर साल डेप्रीसिएशन की वैल्यू कम होती रहती है, हालांकि इसको निकालने का फॉर्मूला भी लिख लेंगे हम, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होते हैं बेसिकली या तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड या मशीन आवर मेथड या डिप्लीशन मेथड, कुछ भी कह सकते हो, जिसमें सब में एक ही फंडा होता है कैलकुलेशन का, राइट। तो पहले कैलकुलेशन पोर्शन क्लियर करते हैं। देखो जैसे पहले SLM मेथड की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर डेप्रीसिएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है इस वाले मेथड में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है। अगर WDV मेथड में निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला है मतलब वो क्योंकि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता अंडर रूट वाला, तो वो मैं लिख नहीं था, वो बेकार है। लेकिन हाँ, इसमें आप हर साल जो बुक वैल्यू होती है उस पर जो भी परसेंटेज होगी वो अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो WDV मेथड से तो आपका डेप्रीसिएशन ऐसे आ जाएगा। अच्छा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में कैसे करना है, उसमें पहले आपको सम ऑफ ईयर डिजिट निकालना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, है ना, जो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसमें SYD निकाल लिया। अब इसमें जैसे मान लो आपकी मशीन की लाइफ लेट से 5 साल है, ठीक है, तो इसका मतलब n तो हो गया 5। अब आप लेट्स एज्यूम कि सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन फाइंड कर रहे हो कि सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन क्या है, ठीक है। तो इस मेथड का फॉर्मूला होता है कि सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ, है ना, डिवाइडेड बाय SYD इनटू डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो इसमें जो आप रिमेनिंग लाइफ लोगे वो कितने ईयर्स लोगे इस एग्जाम्पल में, सम ऑफ ईयर डिजिट तो आप बताओ, अगर सम ऑफ ईयर डिजिट SYD की बात करूं उसमें तो आप 5 पुट कर दोगे, वो तो 18 आ जाएगा हमारे एग्जाम्पल में, है ना। लेकिन रिमेनिंग लाइफ कितनी लोगे, 4। तो जनरली बच्चे 3 लेते हैं, गलती करने वाले, उन्हें लगता है रिमेनिंग लाइफ 3 लेनी है, तो 3 नहीं लेते हैं रिमेनिंग लाइफ। हम जिस साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी लेना है और आगे जितना बचे हुए वर्ष हैं वो भी लेना है। तो आपको इस एग्जाम्पल में रिमेनिंग लाइफ 4 लेना है, ठीक है। बाकी कॉस्ट जो दे रखी होगी वो तो लिख ही लोगे और स्क्रैप वैल्यू जो दे रखी होगी
वो भी लिख ही लोगे, तो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा जो होता है प्रोडक्शन यूनिट मेथड या मशीन आवर मेथड या डिप्लीशन मेथड, उन सब का फंडा तीनों में सेम ही चलता है कि जैसे आप मशीन की बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो तो उसमें आप ये देखते हो कि पूरे 5 साल की जो लाइफ है मान लो मशीन की, उसमें टोटल मशीन कितने घंटे काम करेगी। तो लेट से मशीन 1 लाख घंटे काम करेगी। अब उस 1 लाख घंटे में पहले साल अगर मान लो मशीन ने 20,000 घंटे काम कराए, ठीक है, लेट्स एज्यूम। तो आपसे अगर कोई पूछे कि डेप्रीसिएशन बताओ फर्स्ट ईयर का, तो आप सिंपल 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख और इनटू कर दोगे डेप्रीशिएबल अमाउंट जो होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो मशीन आवर मेथड में भी ऐसे ही निकालना है, प्रोडक्शन यूनिट में भी ऐसे ही निकालना है और डिप्लीशन मेथड में भी ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन करने का पोर्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें प्रोडक्शन मेथड का अगर क्वेश्चन आएगा तो छोटा आएगा और एसवाईडी का क्वेश्चन का एप्लीकेशन आएगी तो छोटे मार्क्स में आएगी, ठीक है। अब जो बड़े मार्क्स में जनरली कैलकुलेशन आती है या तो वो एसएलएम मेथड की होती है या डब्ल्यूडीवी मेथड की होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पहले ओके हो गया, क्लियर हो गया कैलकुलेशन के चारों तरीके, ठीक है। अब दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग का। तो इसको पहले आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब माइंड में फिक्स कर लो कि अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग कैसे कैसे हो सकती है, ठीक है। एक होती है अकाउंटिंग जिसमें हम एसेट अकाउंट मेंटेन करते हैं बुक वैल्यू पर, ठीक है, ये हो गया सबसे पहला तरीका। दूसरी तरह से अकाउंटिंग हो सकती है कि हम एसेट अकाउंट मेंटेन करते हैं कॉस्ट पर और फिर हम साथ में, क्योंकि उसको तो कॉस्ट पर मेंटेन कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग बना रहे हैं। तो दो तरह से मुंशी काम कर सकता है, ठीक है ना। तो या तो वो एसेट की वैल्यू को ही कम करता रहता है, पहला तरीका, या फिर वो एसेट की वैल्यू कम नहीं करता, उसको कॉस्ट पर ही शो करता है और डेप्रीसिएशन को फिर अलग से प्रोविज़न में रिकॉर्ड करता है। अच्छा, इसमें भी या और एक वेरिएशन ये हो सकता है कि मान लो कि जब हम एसेट सोल्ड करते हैं, और जनरली हमारे क्वेश्चन में तो एसेट सोल्ड करेंगे, तो एसेट के सोल्ड करने पर कुछ मुंशी एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना देते हैं, मतलब एक तीसरा अकाउंट बना लेते हैं। ये ऑप्शनल होता है, क्वेश्चन कहता है बनाओ तो बना भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कई बार पिक्चर में आ जाता है कि जब हमने एसेट को बेचा तो मुंशी कह रहा है मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं, तो किसी भी तरह की अकाउंटिंग हमसे करवा सकता है, ठीक है। तो मैं तीनों का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ मनगढ़ंत फिगर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि मान लो मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, और उसका डेप्रीसिएशन ले लेता हूँ मैं 10%, ठीक है। तो आप लिखना मत, आप बस सुनते रहो। तो पहले साल डेप आ गया 10,000, दूसरे साल डेप आ गया 9,000, तीसरे साल डेप आ गया 8,100, राइट। मतलब डब्ल्यूडीवी ले लिया मैंने थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले साल डेप आ गया 10,000, दूसरे साल डेप आ गया 9,000, तीसरे साल डेप आ गया 8,100। उसके बाद एक बार आप 3 महीने का डेप आप निकालना, आप कितना आएगा? निकालो जल्दी से, 3 महीने का डेप बताओ भाइयों बहनों। बताओ जी। 1 साल बाद बुक वैल्यू बची होगी 90,000, है ना। 2 साल बाद बुक वैल्यू बची होगी 81,000, 3 साल बाद बुक वैल्यू बची होगी 72,900। तो आपको अब अगर 3 महीने का डेप निकालना है तो आप 72,900 का 10% निकालो इंटू 3/12, तो कितना आ रहा है? 1822.5,
मतलब 1822, ठीक है। तो 1822 ले लेता हूँ, राउंड फिगर ले लेता हूँ ताकि मतलब हम पॉइंट इग्नोर मार देते हैं। तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन हो गया 1822 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसकी बुक वैल्यू आज कितनी बच गई, एक बार वो फिगर बता दो, ये भी माइनस करके। इसकी बुक वैल्यू बच गई 71078 इसकी आज वैल्यू बच गई। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसको, लेट्स एज्यूम कि इसको हमने सेल करा है 70,000 में, ठीक है। और आपने अगर इसको सेल कर दिया 70,000 में तो आपका लॉस हो गया 1078 का। तो मैंने कुछ मनगढ़ंत फिगर्स बना लिए, ठीक है। पहले इतना ओके हो गया। अब हम इसी को यूज़ करेंगे सो दैट मतलब आपको एप्लीकेशन समझना है, हमें अभी कैलकुलेशन नहीं समझना, हमें एप्लीकेशन समझना है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। तो अब इन फिगर्स में मैं आपको हर तरह की अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा। पहला मॉडल करके दिखाऊंगा जिसमें हम खाली एसेट अकाउंट बनाएंगे, दूसरा मॉडल करके दिखाऊंगा जिसमें हम एसेट अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेट भी बनाएंगे, और तीसरा मॉडल भी उसमें बाद में इंक्लूड कर दूंगा कि जब हम एसेट बेचा तो एसेट डिस्पोजल भी बना लेंगे, ठीक है। तो बस आप ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना, फिर आप मुझे बताना जहाँ आपको लगेगा कि भाई दिक्कत आ गई मुझे, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट मॉडल बता देता हूँ। तो बस आप देखते रहना, मेरी सुंदरता पर मत जाना खाते की, थोड़ा गंदा काम कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो, जब हम मशीन खरीदते हैं, कोई भी मशीन खरीदते हैं, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक। तो मशीन खरीद लिया आपने, ठीक है। फिर 1 साल बाद इसका जो डेप्रीसिएशन होगा वो इसी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इसका बैलेंस बच जाएगा 90,000। तो 1 साल क्लोज हो गया। अगले साल बैलेंस बन गया 90,000, फिर अगले साल का डेप्रीसिएशन हो गया 9,000, तो इसका बैलेंस बच गया 81,000। फिर तीसरे साल का बैलेंस बन गया 81,000, तीसरे साल इसकी वैल्यू कम हो गई 8100, तो तीसरे साल इसका बैलेंस बच गया 72,900। तो यहाँ पर मशीन की वैल्यू ही लगातार कम होते जा रही है। अब मशीन का बैलेंस था 72,900, ठीक है। अब हमने इस मशीन को 3 महीने बाद बेचा, राइट। तो 3 महीने बाद हम डेप्रीसिएशन इसका 3 महीने का ही लिखेंगे जो आपने निकाला था 1822। और जब हम मशीन को बेच देते हैं तो हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, यानी कि इसकी सेल वैल्यू। और इस मशीन को बेचने में क्योंकि आपका लॉस हुआ तो 1000 लॉस की वैल्यू थी हमारी 78, तो हम लिखते हैं बाय P&L 70। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल, मशीन खरीद रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन जब मशीन को बेचते हैं तो 3 बातों को आपको मेनली ध्यान रखना है, उसका डेप्रीसिएशन, फिर सेल वैल्यू, और अगर लॉस हुआ है तो ये मशीन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला मॉडल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं पहले मॉडल में, ठीक है। अब दूसरा मॉडल देखना। अब मान लो यही फिगर्स हैं, दूसरे मॉडल में हम क्या करते हैं कि हम जैसे मशीन खरीदी हमने 1 लाख की, तो हमने लिखा टू बैंक 1 लाख की मशीन खरीदी। अब साल के बाद, साल के एंड में हम मशीन की वैल्यू को कम नहीं करते, वो कॉस्ट पर चलती है 1 लाख, ठीक है। लेकिन हम इसका जो डेप्रीसिएशन होता है उसको अलग से एक प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो इसका डेप्रीसिएशन हो गया 10,000। तो जब पहला साल क्लोज होगा तो बैलेंस बच गया 10,000, जो अगले साल का बन गया बाय बैलेंस BD। फिर मशीन अकाउंट का अगले साल, हाँ WDV मेथड लिया था मैंने, है ना। तो अब मशीन अगले साल भी बैलेंस रहेगा 1 लाख, राइट। लेकिन अगले साल का जो डेप्रीसिएशन था 9,000, वो, हाँ 9,000 था ना अगले साल का डेप्रीसिएशन, तो वो PFD अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब इसमें बैलेंस आ गया 19,000। उसके बाद तीसरे साल भी मशीन का बैलेंस तो रहेगा 1 लाख और वही उसका क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा, लेकिन तीसरे साल का जो डेप्रीसिएशन है, हाँ, वो
प्रोविज़न अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 8100, राइट। तो बैलेंस आ गया 27,100 सॉरी। तो यहाँ तक ओके। तो यहाँ तक आप समझ रहे हो कि मतलब हमारी मशीन की कॉस्ट सेम चलती रहती है, हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को अलग पीएफडी अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहते हैं। यहाँ तक ओके हो गया। अब जब हमने 3 महीने के बाद मशीन मान लो बेची, तो अब 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 1822, तो वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएफडी अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे 1822, ठीक है। मशीन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमें मशीन की वैल्यू को कम नहीं करना। बाकी अब मशीन हमने सेल कर दी थी, ठीक है। तो जब हमने मशीन सेल करी तो हम लिखेंगे, देखो बाय बैंक 70,000, ये तो हमें लिखना ही है। फिर हम लिखेंगे बाय पीएनएल, क्योंकि जो हमारा लॉस हुआ था ये भी हमें लिखना ही है 1078। अब इस मेथड में हमें एक चीज़ स्पेशल और करनी पड़ती है। हाँ, अब क्योंकि हमने मशीन बेच दी, तो इस मशीन का जो टोटल डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करा अभी तक पूरे जीवन का, है ना, अब उसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मशीन को बेच रहे हैं तो फिर उसके डेप्रिसिएशन को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो इस मशीन का अगर आप टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर पर काउंट करो, 10,000, 9,000, 8100 और 1822, ये चारों येलो कलर की फिगर जोड़ो, 28,922, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें अब 28,922 रुपये के इसके डेप्रिसिएशन को क्लोज़ करना पड़ता है। तो उसकी जर्नल एंट्री लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे क्लोज कर रहे हैं। तो हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे 28,922, है ना, और मशीन अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इतनी वैल्यू अब ख़त्म हो गई 28,922। तो इसकी पोस्टिंग अगर आप देखोगे तो पीएफडी अकाउंट में हो जाएगी टू मशीन 28,922 और मशीन अकाउंट में हो जाएगी बाय पीएफडी अकाउंट 28,922। तो आपकी मशीन अकाउंट जो है देखो क्लोज़ हो गया। इसका मतलब ये मशीन हमने बेच दी और ये अकाउंट क्लोज़ हो गया, है ना। और इसी तरह अगर आप पीएफडी भी देखोगे टोटल, तो ये क्लोज़ हो गया। तो समझ आया आपको दोनों मॉडल में कैसे काम हो रहा है? तो एक बार कंपैरेटिवली देख लो। पहले मॉडल में मशीन के अंदर ही वैल्यू भी कम हो रही है और मशीन को हमने बेच दिया, लेकिन दूसरे मॉडल में मशीन की वैल्यू हम कम नहीं करते। मशीन का डेप्रिसिएशन अलग से पीएफडी में रिकॉर्ड करते हैं और फिर जब मशीन बेचते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमें फिर उसके डेप्रिसिएशन को भी ख़त्म करना है, क्लोज़ करना है, तो फिर वो क्लोज़ हो जाएगा। तो ओके हो गया। चलो ठीक है, तो पहले थर्ड मॉडल बताता हूँ। देखो अब थर्ड मॉडल भी हो सकता है, फोर्थ मॉडल भी हो सकता है, तो पहले मैं थर्ड लिख देता हूँ। कॉम्बिनेशन क्या है कि जैसे मान लो हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से कि हम मशीन अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फटाफट लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखो मशीन परचेज़ करी थी, ठीक है। फिर इसका डेप्रिसिएशन था पहले साल का 10,000, बैलेंस बच गया था 90। फिर अगले साल बैलेंस था 90, डेप्रिसिएशन था 9,000 और बैलेंस बच गया था 81,000। उसके बाद बैलेंस 81,000, तीसरे साल डेप्रिसिएशन था 8100 और बैलेंस कितना बच गया था 72,900, है ना। अब ध्यान से देखना, अब क्या होता है कि मान लो 3 महीने बाद हमने मशीन बेची, 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपने कितना बताया था 1822, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब मान लेते हैं ये मुंशी मशीन बेचने पर एक नया अकाउंट प्रिपेयर करता है। ये कहता है कि मैं मशीन के बेचने पर मशीन डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करूँगा, मान लो। तो हमें क्या करना है?
अब हम क्या करते हैं कि जो मशीन की बुक वैल्यू बची है ना, जो भी बुक वैल्यू बची है, तो एक बार आप कैलकुलेटर पर निकालो ये फिगर। ये वैसे हमने निकाल ली थी, ऊपर डायग्राम पे निकाली थी ना। इसकी बुक वैल्यू जो बची थी 71078 बची थी, है ना, 71078। तो ये मुंशी क्या करता है कि जो भी अब इस मशीन की बुक वैल्यू बची है, इसको वो अब एक नए खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। वो कहता है कि मैं मशीन को बेच रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली मशीन अकाउंट में नहीं बेचूंगा, अब मैं इसको बेचूंगा लेकिन एक कौन से अकाउंट में, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बेचूंगा। तो हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जब हम मशीन को बेच रहे होते हैं। तो इसमें जर्नल एंट्री होती है मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग इस तरह से आ जाती है। तो इसने मशीन को मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अगर आप देखोगे मशीन अकाउंट क्लोज़ हो गया, मशीन अकाउंट तो क्लोज़ हो गया। और जो इसने मशीन अकाउंट बेची, मतलब जो इसने मशीन बेची, उसकी सेल वैल्यू वो अब डिस्पोजल अकाउंट में लिखेगा, और जो उसमें लॉस हुआ वो भी डिस्पोजल अकाउंट में लिखेगा। डिस्पोजल अकाउंट हमेशा टैली होता है, इसमें कोई बैलेंस बचता नहीं। तो ये भी एक मॉडल हो सकता है मुंशी का कि भाई वो मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद मशीन बेचते समय उसको डिस्पोजल के थ्रू बेच रहा है। ये भी ओके हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, चौथा मॉडल भी देख लो। चौथे मॉडल में क्या होगा कि मुंशी जो है वो मशीन अकाउंट को तो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करता आ रहा है कि मशीन की कॉस्ट है मान लो 1 लाख, पहले साल भी 1 लाख थी, ठीक है जी। फिर दूसरे साल 1 लाख, तो दूसरे साल का बैलेंस भी 1 लाख ही था। तीसरे साल भी 1 लाख, तो तीसरे साल का बैलेंस भी 1 लाख ही था। और फिलहाल चौथे साल की ओपनिंग में 1 लाख। अभी रुक जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब उसने चौथे साल में मशीन को वैसे तो बेचा था, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ उस बात पर तो बाद में। अब ये व्यक्ति मशीन को तो क्योंकि कॉस्ट पर दिखा रहा था, है ना, और मशीन के डेप्रीसिएशन को ये पीएफडी में दिखा रहा था। पहले साल का डेप्रीसिएशन 10,000, बैलेंस 10,000। उसके बाद दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 9,000 था, बैलेंस 19,000। तीसरे साल का डेप्रीसिएशन था 8,100 और बैलेंस 27,100। और चौथे साल का फ़िलहाल यहाँ तक रुक जाता हूँ, है ना, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। अब इसने मशीन बेच दी थी तीसरे साल में, तो पहले तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन ये यहीं रिकॉर्ड करेगा 1822, राइट। अब इसने जो मशीन बेची, तो ये कह रहा है कि मैं मशीन अकाउंट में नहीं बेचूंगा, मैं जो मशीन बेच रहा हूँ मैं मशीन डिस्पोजल में बेचूंगा, है ना। अब ये मुंशी कह रहा है कि मैं मशीन अकाउंट में मशीन नहीं बेचूंगा, मशीन डिस्पोजल के थ्रू बेचूंगा। तो अब पहले तो हमें इसकी मशीन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो हम इसकी मशीन को, मशीन की मतलब ये कॉस्ट जो है 1 लाख को, इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मशीन डिस्पोजल में, राइट। तो इसकी 1 लाख की जो मशीन की कॉस्ट है वो मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफ़र हो गई। तो ये वहाँ मशीन से निकलकर मशीन डिस्पोजल में आ गई, है ना। और अब इसको यहाँ पर बेचना है इसको, तो वो यहाँ पर अब इसको बेचेगा। बाय बैंक 70,000 का बेचा, जो लॉस हुआ 1078 का, है ना, बेचेगा। और फिर इसने क्योंकि प्रोविज़न बना रखा है इस मशीन का, तो उसको क्लोज़ करना पड़ेगा, वही सेम फंडा, सेम लॉजिक। और वो वैल्यू भी हमने निकाल रखी थी 28,922। तो अब प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा 28,922। तो इस मशीन का अब डेप्रीसिएशन भी क्लोज़ हो जाएगा। तो देखो प्रोविज़न अकाउंट भी क्लोज़ हो गया और मशीन डिस्पोजल अकाउंट टैली हो गया।
तो मुंशी इस तरह भी कह सकता है। तो मतलब टेक्निकली मतलब 4 आपके परम्यूटेशन बन गए अकाउंटिंग के। खाली मशीन अकाउंट भी बोल सकता है, मशीन अकाउंट के साथ पीएफडी भी बोल सकता है, खाली मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल भी हो सकता है, या मशीन अकाउंट हो, पीएफडी हो और मशीन डिस्पोजल भी हो सकता है। तो मतलब 4 तरह की अकाउंटिंग हो गई। हाँ, और वो बिल्कुल, और वो डेप्रीसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने को बोल सकता है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट तो सिंपल होता है, ऊपर की एंट्रीज को पोस्ट करना है, राइट, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया अकाउंटिंग का मॉडल। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन होता है ना एग्ज़ाम का, मतलब उसका मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि वो कैसा होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो मान लो आपसे 3 या 4 साल की अकाउंटिंग करवाता है, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा की नहीं करवाता, ठीक है। तो आपको वो कुछ ऐसा बोलेगा कि आपने पहले एक मशीन 1 खरीदी, ठीक है, किसी भी टाइम पर। फिर बोलेगा कि आपने एक मशीन 2 खरीदी किसी भी टाइम पर। फिर उसके बाद वो बोल देगा कि कुछ समय बाद आपने जो मशीन 1 थी वो नहीं बेचेगा, वो उसकी चालूगिरी होगी, वो उसका पार्ट बेचेगा। वो कह देगा कि आपने इस मशीन का 1/4 पार्ट बेचा है। तो थोड़ा सा बच्चे को यहाँ पर फिर तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि पूरी मशीन बेच देगा तो आसान है काम, लेकिन वो पूरी मशीन नहीं बिकवाएगा, नहीं तो फिर इजी हो जाएगा ना। वो बोलेगा कि आपने इस मशीन का एक टुकड़ा बेचा है, 1/4, 1/5, 1/10, कुछ भी ऐसा कुछ, है ना। और फिर बाद में कोई एक और जाके एक नई मशीन भी कह देगा खरीद ली। मतलब इस तरह से वो 2-3 ट्रांजैक्शन रखता है खरीदने की, और एक ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शन रखता है बेचने की, ठीक है। तो आपको ये होता है। तो बस आपको इसमें ये सतर्कता रखनी है, जिस मशीन का पार्ट बेचा जा रहा है ना, तो आप उसको शुरू में ही ब्रेक कर लिया करो, तो उससे ईजी हो जाएगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बाद में भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जैसे लेट्स एज्यूम कि मान लो ये मशीन 20,000 की थी, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में आगे दिख रहा है कि ये 1/4 पोर्शन को बेच रहे हैं। तो आप इस मशीन को शुरू में 2 मशीन की तरह ट्रीट कर लो। इसको मान लो कि एक मशीन है 15,000 की और एक मशीन है 5,000 की, और क्वेश्चन ऐसे रीडिज़ाइन कर लो कि हमने 5,000 वाली जो है इसको बेच दिया। तो आप थोड़ा सा फिर मतलब ईजीली सेफ हो जाओगे। बस ये करना है। नहीं, मार्क्स नहीं कटे, तो हम मन में सोच रहे हैं, मतलब ये तो हम कैलकुलेटर पे सोच रहे हैं। जब क्वेश्चन में 20,000 ही दिखाना है। अब इससे होगा क्या, जब आप फर्स्ट ईयर के एंड का डेप्रीसिएशन लिखोगे तो आप तो 15 का भी लिखोगे और 5 का भी लिखोगे, तो आपने तो 20,000 का ही लिख लिया ना टेक्निकली, तो आंसर नहीं गलत होगा। अकाउंटिंग तो हमें वही करनी है 20,000 की, वो तो मन में सोच रहे हैं ताकि गलती थोड़ा ना हो, कम हो। हाँ, बस ये एक मतलब तरीका हो गया बेचने का, है ना। अच्छा, बाकी और क्या कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं वो भी ध्यान रखना है। जब आप खरीदते हो उसको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब कई बार जब वो बेच रहा होता है तो वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर देता है कि जो मशीन हमने बेची थी उसकी बुक वैल्यू थी 6,000 मान लो, तो बच्चा बुक वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर करता है कई बार। तो ऐसा नहीं करना, बुक वैल्यू अलग है, कॉस्ट अलग है। तो अगर आपको कॉस्ट दे रखा है तो फिर उस पोर्शन की पहले आप कॉस्ट अलग निकालो, अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो फिर बुक वैल्यू से कंपेयर करो। मतलब बुक वैल्यू को और कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो बताओ करते हैं या नहीं। हाँ, तो इनॉग्रेशन कॉस्ट जो होती है ना, वो हम मानते हैं ना कि ये एक मशीन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर तो नहीं है। मशीन में हमको सिर्फ कॉस्ट में क्या लेना होता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गए, या साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस हो गए, इरेक्शन चार्जेस हो गए, ये सब। इनॉग्रेशन में तो मान लो मैंने मशीन खरीदी 10 रुपये की, और इनॉग्रेशन में अमिताभ बच्चन को बुला लिया, 10 करोड़ रुपए उसको दिए। तो मैं ये थोड़ी ना मानूंगा कि मशीन 10 करोड़ 10 रुपये की हो गई, मशीन की कॉस्ट तो 10 मानी जाएगी ना। तो ये बात का भी ध्यान रखना है। चलो, बट पहले मतलब बुक वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू जो होती है ना, हाँ नहीं, यहाँ पर बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप कॉस्ट में से उसका डेप्रीसिएशन हर साल माइनस कर करके फ़िलहाल कहाँ तक पहुँचे हो, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बाकी स्क्रैप वैल्यू तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हम सोच रहे होते हैं कि मशीन के अंत होने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू।
पहले इतना ओके हो गया? अच्छा, बाकी इसमें दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, वो आप बता देना कि आप कंफर्टेबल हो उससे कि नहीं। पहला तो है कि जिसमें हम एस्टीमेशन को रिवाइज करते हैं। एस्टीमेशन को रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, लेट से आपने एक मशीन खरीदी 60,000 की, ठीक है, और आपको लगता है कि इसकी लाइफ जो है 6 साल है, तो आप इसको हर साल कितना डेप्रीशिएट करोगे? 10,000। अब आपने 2 साल इसको डेप्रीशिएट कर लिया 10,000, लेकिन अब आपको लग रहा है कि भाई नहीं, अब इसकी लाइफ तो अभी 1 2 3 4 5 साल और बची है, तो आपको ये बताना है कि रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन अब कितना होगा? 8,000, राइट। तो है ना सिंपल। तो आपको क्या करना है, अगर रिवीजन होता है आपके एस्टिमेशन में, तो पहले आप अपनी बुक वैल्यू जो भी है वो निकाल लोगे और फिर रिवाइज्ड लाइफ से डिवाइड कर दोगे, 40,000 डिवाइड बाय रिवाइज लाइफ से डिवाइड कर दोगे, सही। तो अब आपका रिवाइज डेप्रीसिएशन आ जाएगा, राइट, 8,000। तो वो कई बार ऐसे चेंज कर देते हैं, है ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। और एक और छोटा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है अमॉर्टाइजेशन का। तो अमॉर्टाइजेशन में आपका मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम अलग है, अकाउंटिंग सेम होती है, बस फ़र्क क्या होता है कॉन्सेप्ट का, हाँ, कि अमॉर्टाइजेशन जो होता है वो इनटेंजिबल एसेट पर होता है। तो जो कहानियाँ हमने ऊपर तक अभी रिवाइज करी, तो वो अगर मशीन के लिए थी, तो अगर मशीन को हटाकर मैं पेटेंट वर्ड बोल दूंगा, तो हर जगह डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट की जगह अमॉर्टाइजेशन वर्ड मतलब आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी अकाउंटिंग सेम होती है, बस वो तो नाम बदल गया। इंटेंजिबल एसेट के लिए हम अमॉर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया? चलो ठीक है। तो हाँ, SYD तो खाली कैलकुलेशन पूछता है, उसका अकाउंटिंग में यूज़ नहीं आता। बाकी क्वेश्चन में देखते हैं एक बार एप्लीकेशन लगाकर। इलस्ट्रेशन 1 तो सिंपल है ना, इसमें मशीन अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना था। इलस्ट्रेशन 2 के अंदर आपको WDV मेथड से मशीन अकाउंट बनाना था, राइट। बाकी SYD मेथड में आपकी कैलकुलेशन आती है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने SYD मेथड से डेप्रीसिएशन निकाला था, बाकी अकाउंटिंग जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। तो ये तो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे। बाकी मशीन आवर में सेम तरीका, प्रोडक्शन यूनिट में भी सेम तरीका जो बताया, और डिप्लीशन में भी सेम तरीका, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जब हम निकालते हैं, वो आपको पता है कि बुक वैल्यू से कंपेयर करके निकालना है हमको, राइट। अच्छा, इसके बाद इसमें देखो, इसमें आपको वो बताया कि अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैसे अकाउंटिंग होगी, वो सिखाने के लिए ये इलस्ट्रेशन बनाया था, मतलब जो सेकंड केस है। तो उसमें आप देखोगे तो मशीन अकाउंट जो है वो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होता रह रहा है, और उसका डेप्रीसिएशन जो होता है वो हम अलग से प्रोविज़न में रिकॉर्ड करते रहते हैं, है ना। वो फंडा हो गया इसके अंदर। और जब मशीन को बेचा हमने, तो फिर मशीन डिस्पोजल भी इसमें उन्होंने बनाकर दिखा रखा है कि ऐसे बनाना है, ठीक है। बाकी इलस्ट्रेशन 9 जो था, इसमें सारी अकाउंटिंग हो रही है। देखो, इसमें वो है मशीन, खाली मशीन अकाउंट बना रहा है, तो इसका मतलब वो इसमें मशीन की वैल्यू इसी अकाउंट में कम कर रहा है, हाँ। और फिर वो मशीन बेचने के टाइम पर मशीन डिस्पोजल बना रहा है। तो मतलब देखो, वो दोनों मॉडल पे क्वेश्चन है। तो ये भी हो सकता है कि खाली मशीन अकाउंट बना रहा है और फिर मशीन बेचने पर डिस्पोजल बना रहा है, और पहले वाले में था कि मशीन अकाउंट भी बना रहा है और प्रोविज़न भी बना रहा है और फिर डिस्पोजल भी बना रहा है ना, ठीक है। उसके बाद चेंज इन मेथड, हाँ, ये एक देख सकते हो आप इलस्ट्रेशन 10 कि इसमें क्या होता है, मेथड चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। और इसमें जैसे कई बार क्या होता है कि हम पहले, जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, इसमें हम पहले 15% पर एनम WDV मेथड से चार्ज कर रहे थे,
और फिर हमने बाद में ये डिसाइड कर लिया ऑन 1 जनवरी कि हम मेथड को चेंज करके स्ट्रेट लाइन बेसिस बना देंगे। और इस मेथड में 2021 की वैल्यू पे पहुंचने के बाद हाँ फिर SLM मेथड को फॉलो करेंगे, जो वैल्यू 21 में बची होगी उस पे SLM लगाएंगे, राइट। तो जैसे मान लो हमने 1 जनवरी 2017 से शुरू करा, तो पहले हम 1 जनवरी 2021 तक तो पहुंच जाएंगे WDV लगाकर। अब 1 जनवरी 2021 वाले दिन जो भी हमारी बुक वैल्यू होगी उस दिन के आगे से फिर हम रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से SLM लगाएंगे। और उसने रिमेनिंग लाइफ देखो बता भी रखी है कि रिमेनिंग लाइफ इज़ 6 ईयर्स। बाकी जो नई मशीन खरीदी उसकी तो 10 ईयर्स। तो फिर हम क्या करेंगे, जब नया डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फिर हम SLM के हिसाब से 6 ईयर्स लाइफ लेकर फिर लगाएंगे, है ना। तो इस इलस्ट्रेशन में मतलब यही हो रहा है। तो इन्होंने उसकी वो वर्किंग यहाँ पर ऐसे देखो दिखा रखी है, पहले साल WDV, फिर WDV, 2019 में भी WDV, ठीक है, 2020 में भी WDV, उसके बाद बस डेप्रिसिएशन जो है ये SLM से लगा। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो जल्दी से तो 365 404 को डिवाइड करके देखो 6 से, कितना आ रहा है 60,900। तो 2021 में डेप जो है वो SLM पे पहुंच गया, उससे पहले WDV चल रहा था बस। तो ये होता है मेथड चेंज अगर हो जाएगा तो। बाकी ये रिवीजन हो गया जिसमें आपका जो मैंने बताया कि कुछ टाइम के बाद हमारा एस्टिमेशन चेंज हो जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल ही है। तो ये जनरली छोटे मार्क्स में आता है। अच्छा, रिवैल्यूएशन भी होता है कई बार। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप एसेट की वैल्यू बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, है ना, कई बार ये भी हो सकता है। तो अगर रिवैल्यूएशन हुआ तो अगर मान लो आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई, लेट्स एज्यूम, तो क्या करेंगे हम, हाँ हाँ मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो चलो मान लो मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है, मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट टैली। अब अगर मान लो मैंने मशीन की वैल्यू कर दी 120, तो आप क्या करोगे? नहीं, कैपिटल में नहीं बढ़ाते 20 रुपये, 20 रुपये से हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, है ना। तो अगर आपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाया है तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से क्या बढ़ाते हैं हम, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसकी जर्नल एंट्री बोलो, मशीन अकाउंट डेबिट 20 रुपये टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 रुपये, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, केस 2, मान लो ये मेरी बैलेंस शीट है और मैं अगर कहता कि मशीन की वैल्यू कम कर दो, अब कर दो 80, तो आप क्या करते? तो मशीन की वैल्यू तो कम कर दी 20, फिर कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या करते? रिवैल्यूएशन डेफिसिट, तो कुछ नहीं होता। तो फिर हम इस नुकसान को P&L में ही लिखते हैं। अब P&L में क्योंकि नुकसान हुआ 20 का, तो एक तरह से वो नुकसान हमारी कैपिटल को कम करेगा, और कैपिटल को कम करेगा तो कैपिटल ऑटोमेटिकली कितनी बन जाएगी? 80। तो बैलेंस शीट टैली। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, लेकिन एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इट्स नॉर्मल, इट्स डेप्रीसिएशन का ही छोटा भाई। नहीं, साथ में नहीं देगा, अब वो आगे आएगा केस कि मान लो पहले हमने मशीन की वैल्यू बढ़ा दी थी, अब वो इसी में एक्सटेंड कर रहा है, कह रहा है अब आपने बढ़ाई और अब अचानक कुछ टाइम के बाद अब आप चाह रहे हो कि इस मशीन की वैल्यू को अब 90 करना है, मान लो अब आप इसको 120 नहीं रखना चाहते,
अब आप इस मशीन को 90 करना चाहते हो, 90 रुपये, 30 रुपये गिरावट रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो 20 रुपये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही काट लेंगे। बिल्कुल सही। तो 20 रुपये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से काट लेंगे। बाकी 10 P&L। वेरी गुड। और बाकी 10 P&L से काट लेंगे। बिल्कुल सही। और मशीन में से 30 रुपये कम हो जाएंगे। राइट। तो समझ गए मतलब आप फंडा। वेरी गुड। और अगर उधर के केस की बात करूं, उधर वो मशीन 80 से बढ़ाकर कह रहा है कि अब मशीन को 110 कर दो, तो क्या होगा? तो मशीन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। श्योर? 30 रुपये बढ़ाने हैं आपको, तो पहले 20 कहाँ बढ़ाओगे? P&L में, क्योंकि पहले आपने 20 रुपये कहाँ से काटे थे? P&L से। तो पहले फिर 20 भी P&L में ही बढ़ेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा 10 है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। तो समझ गए? तो बढ़ाना है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, घटाना है तो P&L, बढ़ाने के बाद घटाना है तो मतलब ये, और घटाने के बाद बढ़ाना है तो वो। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें मतलब इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं फ्लो चार्ट में। हालांकि इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक ही है, वो भी आप कर सकते हो, जिसमें इसकी एंट्रीज पूछी हैं वैसे, है ना? दिखा दूंगा अभी कौन सा है। 5 है ना, PP5 है शायद। बाकी ये तो रिवाइज डेप्रिसिएशन का इसमें रिवीजन हो गया था। अच्छा, अब देखो इंटेंजिबल एसेट्स, है ना? कुछ भी हो सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, तो कुछ भी, राइट्स, है ना, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जो भी इंटेंजिबल एसेट होगा, हम उसकी वैल्यू जब कम करते हैं तो हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? अमॉर्टाइजेशन, है ना? बाकी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में क्या डिफरेंस है वो तो आपको बेसिक पता ही है ना? तो आप रीड कर सकते हो। बाकी इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं उनको जनरली हम मानते हैं आम तौर पे कि ये 10 साल के भीतर भीतर ही मतलब ख़त्म हो जाएंगे, है ना? इनकी लाइफ जनरली 10 साल तक मानी जाती है। और इनकी वैल्यू में जो गिरावट होती है, तो लिखा भी है, तो उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड अमॉर्टाइजेशन। तो इसमें आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें अकाउंटिंग सेम है ना? और फंडा भी सेम है। तो जैसे इलस्ट्रेशन 13 है, तो इसमें हमने पेटेंट ख़रीदा है और उसको ख़रीदने के लिए 2 लाख लीगल फ़ीस भी पे करी है, तो 30 लाख कॉस्ट हो गई, और इसका टाइम पीरियड है 10 साल। तो कितना हो गया? 30 लाख अपॉन 10, तो 3 लाख आ जाएगा। मतलब बोलेंगे नहीं डेप्रिसिएशन, बोल देंगे अमॉर्टाइजेशन। तो वो कह रहा है पेटेंट अकाउंट बनाओ और अमॉर्टाइजेशन अकाउंट बनाओ। तो बनेगा वैसे ही जैसे आप मशीन अकाउंट बनाते हो या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, है ना? बस वर्ड क्या लिख रहे हैं? बाय अमॉर्टाइजेशन, है ना? वर्ड चेंज हो जाएगा, अकाउंटिंग नहीं चेंज होगी, अकाउंटिंग सेम ही रहेगी, है ना? ऐसी अमॉर्टाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो अकाउंटिंग सेम ही रहेगी, टू पेटेंट और बाय P&L। इसी तरह इलस्ट्रेशन 14 भी है, ये भी इसमें अमॉर्टाइजेशन हो रहा है। 4th ईयर का आपसे अमॉर्टाइजेशन पूछ रहा है कि निकाल के दिखाओ। तो जैसे आपने 18 लाख रुपए में एक राइट ख़रीदा जिसका टाइम पीरियड है 10 साल, लेकिन 4 साल की बिगनिंग में अब आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ जो है सिर्फ 5 साल ही और बची है ना? तो वो आपसे रिवाइज्ड पूछ रहा है। तो पहले आप 3 साल तक का डेप्थ तो कितना कितना माइनस करते रहोगे? 180। अब 3 साल बाद आपने जब रिवीजन करा तो जो भी अब बुक वैल्यू बची उसको सिर्फ 5 से डिवाइड करके रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। तो आप कैलकुलेटर पे चाहे चेक करके देख लो कितना आएगा। 12,60,000 डिवाइड बाय 5, 252। तो इसका मतलब अब रिवाइज्ड अमॉर्टाइजेशन हो गया 252। ठीक है, तो समझ आएगा? चलो इसके ट्रू फॉल्स एक बार कर लें डिस्कस, थोड़ा पता लग जाएगा कि आपको क्या याद है।
तो बताओ चलो, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर डेप्रीसिएशन बीइंग चार्ज्ड। फॉल्स। ठीक है, एग्ज़ाम में रीज़न लिखना होता है। हाँ हाँ, मतलब एग्ज़ाम में आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि वो डिक्रीज होती है मार्केट डिक्रीज़ होती है, राइट। मार्केट वैल्यू डिक्रीज करती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है। हाँ, लेकिन वो कह रहा है वन ऑफ द रीजंस कि हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बाजार में भी वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद सेकेंड है डेप्रीसिएशन इज कैश एक्सपेंडिचर लाइक नॉर्मल एक्सपेंस। फॉल्स, नॉन कैश होता है। ठीक है। थर्ड, कॉस्ट ऑफ पीपीई इंक्लूड परचेज प्राइस, रिफंडेबल टैक्सेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटी आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट और रिबेट। तो देखो अब यहाँ पे उसने फंसाया। ट्रू नहीं है, फॉल्स, क्योंकि कॉस्ट के अंदर हम रिफंडेबल टैक्सेस को ऐड नहीं करते हैं। हम सिर्फ कौन से टैक्सेस को ऐड करते हैं? नॉन रिफंडेबल, यानी कि जिनको देखो, जो आपको टैक्स आपने मान लो पे करा और वो सरकार आपको रिफंड ही कर देगी, वापस कर देगी, तो वो तो आपकी कॉस्ट नहीं होते ना। तो मैंने आपको वैसे लिखवा भी रखा है, दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो। कॉस्ट के अंदर देखो कौन से टैक्स आते हैं, नॉन रिफंडेबल, है ना। बोलो, गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखो कॉस्ट के अंदर क्या आता है? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्योंकि भाई आप अगर सरकार को टैक्स पे कर रहे हो और कुछ समय बाद वो आपको वापस ही अगर मिल जाएगा, फिर कॉस्ट किस बात की? तो रिफंडेबल टैक्स नहीं होते, नॉन रिफंडेबल टैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा इस तरह से अब वो आपको देखो फंसा भी सकता है एग्ज़ाम के अंदर, मतलब कि कुछ बारीक पॉइंट देकर आपके 2 नंबर उड़ वो जाएंगे। चलो, तो इसका मतलब आंसर हो गया फॉल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट शुड ऑल्सो इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। समझ गए? अमिताभ बच्चन, फॉल्स, है ना, ये नहीं लेना है का। फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज विद अ कांस्टेंट अमाउंट अंडर एसएलएम एंड चार्ज विद अ कांस्टेंट परसेंटेज अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस। परसेंटेज सेम रहते हैं ना, डिमिनिशिंग बैलेंस में हर साल 10% और स्ट्रेट लाइन में अमाउंट सेम रहता है हर साल। ठीक है, ट्रू। सिक्स्थ है, इन केस एन आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड। मान लो पीपीई कोई रीवैल्यू हुआ, होल क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट बीइंग रीवैल्यूड बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड। तो ये तो आप तुक्का ही मारोगे, समझ ही नहीं आया ना, क्योंकि नहीं, होल क्लास का मतलब होता है जैसे मान लो मेरे पास 5 मशीनें हैं, M1, M2, M3, M4, M5, और मैंने सोचा कि चलो भाई M3 को रीवैल्यू करते हैं, तो ऐसे अलाउड नहीं होता, AS10 मना करता है ना। एक्चुअल में यहाँ पर AS10 चल रहा है, वो आप CA इंटर में पढ़ोगे वैसे तो, लेकिन ठीक है अभी भी पता होना चाहिए। तो ऐसा अलाउड नहीं होता कि मैंने सोचा चलो फर्नीचर रीवैल्यू करो, मान लो आप यहाँ बैठे हो और मैं सोचता हूँ चलो ये ब्लू वालों को ही करूँगा, ऑरेंज वालों को नहीं करूँगा, तो गलत है, तो अलाउड नहीं है। तो होल क्लास ऑफ एसेट शुड बी रीवैल्यूड टुगेदर, है ना, तो ये रूल होते हैं। तो मतलब ये ट्रू बात है, ऐसा ही होता है। गुडविल जो होता है वो होता है AS26, इंटेंजिबल एसेट, और फिक्स्ड एसेट्स या PP आते हैं AS10 के अंदर। अच्छा, सेवन्थ है, इन केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज डिक्रीज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। मान लो गिरावट हुई, सच डिक्रीज शुड ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। तो अब देखो ये आपने जोश में ट्रू कह दिया। हाँ, क्योंकि हम हमेशा P&L में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे गिरावट। अगर आपने एसेट पहले मान लो बढ़ा रखा है और फिर गिरावट हुई, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले गिरावट को एडजस्ट करना पड़ेगा, देन P&L। तो ऑलवेज
P&L तो ये गलत है, ऑलवेज P&L नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस से भी कर सकते हैं हम अगर है तो। चलो 8th आप बताओ सॉल्व करके। 12 लाख की मशीन है, 10 साल की लाइफ है, 1 लाख का स्क्रैप वैल्यू है, पहले साल का डेप्रीसिएशन जो है कह रहा है SYD से 2 लाख आएगा। तो SYD मेथड से आप निकाल के देखो, मतलब 2 लाख ही आ रहे हैं तो लिख दूँ ट्रू, ठीक है। बाकी वैसे ही चेक कर लेता हूँ ओरली। तो SYD तो आपका आया होगा 10 इंटू 10 + 1/2 55 है ना, रिमेनिंग लाइफ रही होगी 10 क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हो, इंटू डेप्रीशिएबल अमाउंट 11 लाख, ठीक। तो कितना आ रहा है 2 लाख आ रहा है, ठीक है, तो ट्रू हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद है जी डेप्रीसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। मान लो कंपनी को अगर लॉस हो जाए तो डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो मतलब फॉल्स हो गया है ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो होता है ये एक चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हमको तो लगाना ही पड़ेगा चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए। उसके बाद 10th है प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रीसिएशन also helps in providing for accumulation of fund to facilitate the replacement at the end of its useful life। ये ऑब्जेक्टिव में लिखवाया है, एग्जैक्ट पॉइंट है, कीवर्ड भी था कि हम डेप्रीसिएशन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा पैसा इकट्ठा हो जाए भविष्य में एसेट को रिप्लेस करने के लिए। हाँ नहीं, रीज़न तो देना पड़ेगा, बस आप इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग से वर्ड्स में जितना मतलब धूल झोंक सको एग्जामिनर की आंखों में उस तरह से प्रेजेंट करने हैं, तो ऐसा भी ना लगे कि आपने वही कॉपी कर लिया। बाकी जो भी पर्याप्त रीज़न है वो देना है। उसके बाद 11th तो आप सॉल्व करो। कह रहा है इक्विपमेंट अकाउंट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 12,50,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 4 लाख, ठीक है। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द सेम शैल बी 16,50,000। तो देखो एसेट अकाउंट में कह रहा है 12,50,000 पड़े हुए हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में मतलब PFD अकाउंट में कह रहा है 4 लाख पड़े हुए हैं। हाँ, तो एसेट अकाउंट तो इसका मतलब कॉस्ट पे चलता है 12.5 लाख और 4 लाख उसका प्रोविज़न फॉर डेप है, तो उसकी बुक वैल्यू 8.5 लाख होनी चाहिए। तो कह रहा है 16.5 लाख, तो फॉल्स हो गया ना, ठीक है, हाँ फॉल्स। उसके बाद 12th में कह रहा है द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। हाँ, अब ये मैं पूछ रहा था, एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि भाई शुरू में डेप ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आगे उम्र बीतती जाएगी डेप कम होता रहेगा। हाँ, तो WDV भी एक्सीलरेटेड मेथड है और SYD भी एक्सीलरेटेड मेथड ही तो है, उसमें भी तो शुरू में ज़्यादा होता है फिर आपका कम होता रहता है। तो SYD और WDV दोनों एक्सीलरेटेड मेथड्स हैं कि शुरू में ज़्यादा फिर आगे कम। SLM एक्सीलरेटेड मेथड नहीं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। उसके वो तो कोई भी मेथड नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी मेथड ऐसा नहीं होएगा। ड्यूरेशन वाला जो प्रोडक्शन मेथड है, मशीन आवर है, वो तो यूसेज के ऊपर है ना, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। पहले साल ही आपने पता चला सारा यूज़ कर लिया, फिर 0 साल हो जाएगा, तो वो तो ऐसी है। अच्छा 13 है ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन द एक्सीलरेटेड मेथड विल रिजल्ट इन लेस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इन अर्ली एंड मोर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लेटर। उल्टा हुआ ना, उल्टा दे रहा है। एक्सीलरेटेड मेथड में तो रिजल्ट इन शुरू में ज़्यादा होता है
और आखिरी में कम होते हैं, तो इसने देखो उल्टी इंग्लिश लिख रखी है, तो फॉल्स। उसके बाद 14th, वाइल डेप्रीसिएटिंग लैंड कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड शैल गिव मोर डेप्रीसिएशन देन WDV। हाँ बिल्कुल सही, तो मैडम ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लैंड पर डेप्रीसिएशन नहीं होता है, तो लैंड हमेशा कॉस्ट पर ही चलती है, लैंड को कभी डेप्रीशिएट नहीं करते। तो ये शुरू आगे कहानी पागल बनाने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद 15 है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। सोचो, क्रेडिट होता है ना, हमने क्रेडिट में लिखा था, राइट, सही, तो ये भी फॉल्स है। तो इसके रीजंस बड़े आसान हैं आपके लिए। उसके बाद 16 है, इफ़ एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड with relation to running repair of an asset, we need not charge any depreciation. False. Right, क्योंकि हमें depreciation तो चार्ज करना ही है, बिल्कुल सही। तो चाहे हमारे मेंटेनेंस के खर्चे कह रहे जो हैं वो एडिक्वेट हैं विद रिलेशन टू रनिंग रिपेयर ऑफ एन एसेट, तो कह रहा है तो हमें डेप्रीसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं। मतलब इसका सिंपल भाषा में मतलब ये कि मैं अगर फर्नीचर जो है अपना रोज़ साफ़ कर रहा हूँ और इसको मेंटेन करके चलता हूँ, तो कह रहा है कि फिर डेप्रीसिएशन मत लगाओ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, हमें तो डेप्रीसिएशन हर साल लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद 17, व्हेन ए PPE इज सोल्ड देन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड एनी गेन और लॉस इज रिकॉर्डेड टू P&L। तो जब हम एसेट को बेचते हैं तो कह रहा है PFD अकाउंट को डेबिट करोगे, है ना, और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो ये तो हम करते ही हैं, सही कह रहा है। और कह रहा है जो भी गेन या लॉस होगा उसको P&L में लिखेंगे, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। 18th, वाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रीसिएशन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV, द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स कॉस्ट। सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, चलो तो आपको वो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर बताना। मान लो कॉस्ट है 18,20,000, स्क्रैप वैल्यू है 20,000, ठीक है, और डेप्रीसिएशन है 10% पर एनम WDV। तो आप बताओ फर्स्ट ईयर का डेप कितना आएगा? 1,80,000 आएगा, है ना। तो बस ये वही क्लासिक नालायकी है जो बच्चा करता है गली मोहल्ले का। तो पहले साल का डेप आएगा 1,82,000, लेकिन हम इस मेथड में तो डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं लेते ना, क्योंकि हमें तो 10% वैल्यू दे रखी है ना। तो आप तो हर साल 10%, मतलब पहले साल तो कॉस्ट पर ही सीधा 10% लगाओगे और उसके बाद बुक वैल्यू पर 10% कम करते रहोगे। तो ये वही गलती है जो उसने अब इंग्लिश में लिख के पूछा। अब इंग्लिश पढ़ो, कह रहा है वाइल कैलकुलेटिंग द डेप्रीसिएशन एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स कॉस्ट। तो फॉल्स, क्योंकि आप जो कह रहे थे ये वो है इंग्लिश जो आपने करा, आपने रिड्यूस करा ना स्क्रैप वैल्यू को, तो नहीं करते, समझ गए। तो हम जब भी डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो हम तो सीधा कॉस्ट पे लगाएंगे ना, हम स्क्रैप वैल्यू थोड़ी ना कम करेंगे WDV मेथड में, तो फॉल्स। उसके बाद 19, एनी चेंज इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मान लो आपने लाइफ बदल दी, शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।
कह रहा है कि अगर आपने लाइफ बदल दी किसी एसेट की तो उसको माना जाएगा कि आपके अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज हुआ है। ट्रू। तो इसको चेंज इन एस्टीमेट ही मानते हैं। एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान, और अगर आपने ये अनुमान में अपने चेंज करा है कि भाई मेरी लाइफ एसेट की अब चेंज हो रही है, तो इसको चेंज इन एस्टीमेट ही मानते हैं। ट्रू, बिल्कुल सही। उसके बाद 20, इंटेंजिबल एसेट इज नॉन आइडेंटिफाइबल कॉमा नॉन मॉनेटरी एसेट। क्यों? हाँ, तो ये आइडेंटिफाइबल होता है। हाँ, बिल्कुल सही। नहीं होता तो नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स, डेटर, स्टॉक वगैरह। नॉन मॉनेटरी मतलब कि जिनकी वैल्यू जो है वो मतलब वैल्यूअर निकालता है। अब जैसे डेटर, स्टॉक, कैश, ये सब तो पता ही है ना क्या है। हाँ, लेकिन ये जो बड़े एसेट्स होते हैं खासकर इंटेंजिबल, इनको नॉन मॉनेटरी बोलते हैं बेसिकली। ओके हो गया? चलो एमसीक्यू भी कर लेते हैं जल्दी से, इसके इम्पॉर्टेंट है ना। एमसीक्यू को वो ट्रू फॉल्स बनाकर दे देंगे, दे सकते हैं। चलो ये तो सॉल्व करने का, आप ही सॉल्व करो। ओरिजिनल कॉस्ट है, सैल्वेज वैल्यू है, लाइफ है। SYD मेथड से डेप्रीसिएशन निकालना है पहले साल का। SYD हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है, 3,60,000। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाया होगा SYD का। ठीक है। सेकेंड है ऑब्सोलिसेंस ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट में बी कॉज्ड बाय। किस वजह से कह रहा है ऑब्सोलिसेंस हो सकता है? टेक्नोलॉजिकल चेंज, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट, या लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शंस। किसी भी तरह से ऑब्सोलिसेंस हो सकता है। ऑब्सोलिसेंस का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी कारण की वजह से हमारी चीज़ की वैल्यू कम हो गई। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूज ऑफ एन एसेट बाय एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड एज। ये डेफिनेशन लिखवा रखी है वैसे तो। 3 फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, एक होता है कॉस्ट, एक होता है यूज़फुल लाइफ और एक होता है स्क्रैप वैल्यू। तो ये यूज़फुल लाइफ की डेफिनेशन में आपको वैसे लिखवा रखा है। यूज़फुल लाइफ का मतलब यही होता है कि जब मैंने प्रोजेक्टर ख़रीदा तो मैंने पूछा भैया इसकी यूज़फुल लाइफ क्या है, तो उसने पता है क्या बोला, कह रहा 40,000 घंटे। तो ये मतलब होता है। तो कई बार कुछ एसेट्स के यूज़फुल लाइफ का मतलब है कि आप कितने यूनिट्स ऑब्टेन कर सकते हो उससे, उसको इस्तेमाल करके, उसको भी यूज़फुल लाइफ बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ में है जी, इफ़ ए कंसर्न प्रपोजेज टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस फ्रॉम मार्च एंड डिसाइड टू डिस्पोज ऑल इट्स प्लांट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 शुड इंडिकेट द प्लांट एट देयर। ये भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखवा रखा है, राइट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर गोइंग कंसर्न फेल हो रहा है। ये मतलब एक चैप्टर 2 से भी रिलेटेड कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस कह रहा है ना बंद होने वाला है अब, डिसकंटिन्यू 4 महीने के अंदर। तो फिर हम अपने सारे एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अब तो हमें पता है ना 4 महीने बाद बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो फिर हम सारे एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद 5, इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम द अकाउंट डेबिटेड इज, राइट। तो ये हमने अभी डिस्कस ही कर लिया था, गिरावट होगी तो P&L में।
द प्रपोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज। बढ़िया प्रश्न है। मान लो आपने 1 लाख का एसेट खरीदा और इसकी लाइफ है 5 साल, तो 1 साल का डेप कितना? 20,000। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं कि आपने इतना एलोकेट कर दिया, इसको बोलते हैं कि आपने इसको एलोकेट कर दिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ येट टू बी एलोकेटेड, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मतलब नहीं, मतलब 80,000 बोलोगे वैल्यू वाइज। तो एक तरह से येट टू बी एलोकेटेड का मतलब होता है क्या? नहीं, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। या अगर मैं आपसे पूछता कि 1 साल बाद इसकी चलो बुक वैल्यू बताओ, ये पूछता, तो आप क्या आंसर देते? 80,000। हाँ, तो बुक वैल्यू की इंग्लिश होती है येट टू बी एलोकेटेड। तो उसने बड़े स्टाइल से पूछा कि येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। ऑप्शन होता तो बुक वैल्यू करते, बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन। 7 तो डायरेक्ट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एलोकेट कॉस्ट। तो ये तो डायरेक्ट है। ऑब्जेक्टिव डेप्रिसिएशन का होता है कि हमें एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना है ओवर द लाइफ। ठीक है, उसके बाद 8th आप सॉल्व करो। कॉस्ट 25,20,000, सैल्वेज वैल्यू 1,20,000, लाइफ 6 साल, तो डेप कितना आएगा? 25,20,000 माइनस 1,20 डिवाइड बाय 6, 4 लाख। ओके, ठीक है। फिर 9th, कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 20 लाख, 2 years लेटर द बुक वैल्यू इज़ 10 लाख, द स्ट्रेट लाइन परसेंटेज डेप्रिसिएशन इज़ 25%। तो 20 लाख की कॉस्ट थी, 2 साल बाद 10 लाख बची है, तो 2 साल में 50% गिर गई, तो इसका मतलब कितने परसेंट रेट हो गया? 25%। ठीक है, मतलब 1 साल में 25% डेप्थ लग गया। ठीक है, उसके बाद 10th, ए मशीन विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 10 लाख एंड नील सैल्वेज वैल्यू एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो आपने 1 अप्रैल 2019 को ख़रीदी, मशीन 10 लाख की, सैल्वेज वैल्यू है नहीं कुछ, विद 4 years लाइफ, 4 साल की इसकी लाइफ थी। इट वॉज डिसाइडेड टू सेल द मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को इसको बेचा, तो 1 अक्टूबर 2022 का मतलब हो गया जी यहाँ बेचा, 3.5 साल बाद बेच दिया। ठीक है, 1,20,000 का, तो कह रहा है लॉस निकालो। तो 10 लाख की मशीन थी, 3.5 साल बाद बेच दी। तो पहले तो इसका डेप्रिसिएशन निकालो, वो माइनस करो। एक साल का डेप कितना आ रहा है? 2.5 लाख। ठीक है, तो लॉस ऑफ 5,000, तो 3.5 साल का डेप आ गया होगा आपका, मतलब 8 लाख नहीं, 875। ठीक है, मतलब उसकी बुक वैल्यू बची होगी सिर्फ 1,25,000 है। ठीक है, और बेच दिया आपने 1,20,000 में। ठीक है, तो लॉस हो गया 5,000 का। ओके, ठीक है, चलो उसके बाद ये तो खैर बता ही दोगे।
ठीक है, पढ़ ही लिया था। किसको डेप्रीशिएट नहीं करना है? लैंड को। ठीक है, फिर 12 एक बार सॉल्व करते हैं। ए कंपनी परचेज्ड ए मशीनरी ऑन अप्रैल 1, 2017 फॉर 15 लाख की मशीन खरीदी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द मशीनरी विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर आफ्टर विच इट विल हैव नो सैल्वेज वैल्यू। तो कह रहा है द डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग 21-22, तो 3 लाख ही होगी। तो SLM मेथड है 15 लाख अपॉन 5। तो मेथड नहीं बता रहे केस में, तो एसएलएम वाली तो हाँ, क्योंकि जब खाली कॉस्ट दे रहा है और लाइफ दे रहा है तो फिर तो हाँ SLM ही लगाना पड़ेगा। फिर तो अगर भगवान भोलेनाथ भी आ जाएं तो भी कौन से ही मेथड से निकाल सकते हैं? किसी से भी नहीं निकाल सकते। फिर तो SLM ही चलेगा ना, क्योंकि और तो उसने कोई जानकारी ही नहीं दी। या तो रेट वेट देता तब दिमाग लगाते। उसके बाद 13 है, इफ़ इक्विपमेंट अकाउंट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 2250, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटेड डेप हैज़ ए बैलेंस ऑफ 14 लाख, तो बुक वैल्यू 8.5 लाख आएगा। वो तो ये तो सेम अभी कर ही था। ठीक है, 8.5 लाख माइनस कर दिया। उसके बाद 14, ए प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 50 लाख वॉज रीवैल्यूड आफ्टर 2 years, रिजल्टिंग इन क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 4 लाख। टुवर्ड द एंड ऑफ 19-20 ड्यू टू कोविड द प्लान वैल्यू हैड गॉन डाउन बाय 5 लाख। तो पहले 4 लाख सरप्लस में पड़े हुए हैं और अब गिरावट आ गई 5 लाख की। तो कह रहा है बताओ P&L में कितना जाएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि 5 लाख की गिरावट में से पहले 4 लाख तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से मतलब सरप्लस से एडजस्ट कर लोगे, है ना, और बचा हुआ 1 लाख ही P&L में डाल दोगे। ठीक है जी। उसके बाद 15वां, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ये बताया था आपको अभी 10 years। तो इंटेंजिबल एसेट में जनरली हम मानते हैं 10 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ एक्सीड नहीं करेगी। उसके बाद 16 है, एक कंपनी डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द बैटरी लाइफ ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एट 5 लाख। ठीक है, द कंपनी एस्टिमेट लाइफ ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड भी 3 साल। ओके, द कंपनी हैज़ फोरकास्टेड दैट 50% ऑफ द सेल विल बी इन ईयर 1, 35 इन ईयर 2 और 15% इन ईयर 3। तो कह रहा है व्हाट विल बी द अमोर्टाइजेशन इन 3rd ईयर। तो लगाइए बुद्धि। तो 5 लाख का आपने एक इंटेंजिबल एसेट खरीदा है जिसमें हमें लगता है कि सेल जो है पहले वर्ष तो 50% कर लोगे, दूसरे वर्ष 35% कर लोगे, तीसरे वर्ष 15% कर लोगे। तो कह रहा है तीसरे वर्ष का डेप बताओ। 75,000, बिल्कुल सही है ना। और अगर पहले वर्ष का पूछता तो 2.5 लाख हो जाता, और सेकेंड ईयर का पूछता तो 1,75,000 हो जाता है ना भाई। तो आपको ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं, तीनों को जोड़ोगे तो 5 लाख बन गई वैल्यू। लेकिन पहले साल आपकी सेल ज़्यादा हो रही है तो पहले साल का डेप भी ज़्यादा, मतलब 2.5 लाख सॉरी, है ना। दूसरे साल की सेल थोड़ी कम तो डेप भी थोड़ा कम, तीसरे साल तो बहुत ही कम तो डेप भी कम। तो एक तरह से प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद एन इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट विद नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया वाला भी? चलो, तो MCQ वगैरह हो गए। तो एक एग्ज़ाम के लिए आप मार्क कर लो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये या इस पर बेस्ड एप्लीकेशन आ जाती है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन जो है वो बता देता हूँ। तो देखो जैसे होता क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझना। एक फर्म का प्लांट एंड मशीन अकाउंट है ऑन 31 दिसंबर 2021।
विद कॉरस्पॉन्डिंग डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। देखो तो इसका मतलब पहली बात तो आपको ये समझना है, ये दूसरा वाला मुंशी है, तो प्लांट एंड मशीन को ये कॉस्ट पे शो करता है और डेप्रीसिएशन के उसके प्रोविज़न को अलग से शो करता है, ठीक है। अब आप देखो इसने एक मशीन 1 खरीदी थी 2005 में, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है 2 लाख और इसका प्रोविज़न का डेप कितना है 2 लाख, तो इसका मतलब इसकी तो बुक वैल्यू कितनी बच रही है, निल बच रही है ना। बुक वैल्यू मतलब कि आज ये बुक्स में है ही नहीं एक प्रकार से, मतलब इसकी वैल्यू निल है क्योंकि ये बहुत पुराना एसेट होगा। इसी प्रकार 2011 वाले की निल, 2012 वाले की 50,000 है ना। अब होता क्या है, मान लो अब समझ गए ना, तो ऐसे हर किसी की बुक वैल्यू होगी, अगले वाले की 1,05,000 है ना, अगले वाले की कुछ, अगले वाले की कुछ, लेकिन चलो मैं वहाँ नहीं जा रहा। अब अगर आपसे कोई कहे, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपसे कोई कहे कि भैया पहली वाली मशीन को चलो 10% डेप्रीशिएट करो, तो आप क्या कहोगे उसको, हो ही नहीं सकती, यही कहोगे ना। वेरी गुड। तो बस क्वेश्चन जो है आपसे यही बचकानी हरकत कहेगा करो, लेकिन आपको समझदार बनना है ना। इसी तरह मान लो तीसरी मशीन को देखो, तीसरी मशीन की कॉस्ट है कितनी 10 लाख, तो क्वेश्चन कहेगा कि इसको 10% डेप्रीशिएट करो, तो 1 लाख, तो आप क्वेश्चन को कहोगे ये नहीं हो सकता। तो बस इसमें आपको ये थोड़ी सी बेसिक पहले अलर्टनेस रखनी है, समझ गए बात, पहले ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा बाकी तो खूब सारी मशीनें, अब आगे देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, तो ये खूब सारी मशीनें। अब आप क्वेश्चन का एनालिसिस देखना, द डेप्रीसिएशन इज़ एट द रेट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ द कंपनी पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल परचेज सेल्स और डिस्पोजल अकर्ड ऑन 30 जून। इसका मतलब ये है कि जब भी खरीदते हैं मशीन, ये हर साल कौन से दिन को ही खरीदते हैं 30 जून, तो ये जितनी भी मशीनें खरीदी गई हैं ये कौन सी तारीख को खरीदी गई हैं 30 जून। तो अब ईयर ऑफ परचेज वर्ड हटाकर आप सवाल में ऐसे भी बना सकते हो डेट ऑफ परचेज, तो क्वेश्चन का स्टाइल है वो क्योंकि नॉर्मली तो क्वेश्चन डेट देता है ना कब मशीन खरीदी, तो उसने लेकिन इस तरह से दिया, तो देख रहे हो उसका स्टाइल है। और बेचेंगे भी तब भी कब बेचेंगे 30 जून, तो ये पता चल गया अपने को, ठीक है। बाकी तो वो अंग्रेज़ी छोड़ो। अब देखो ड्यूरिंग 2022 कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है या फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए सवाल देख लिया ध्यान से, तो ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है 2022 में, मतलब ये कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022, है ना। तो कह रहा है इस कैलेंडर ईयर में 30 जून को देखो कुछ इवेंट्स हुए हैं। पहला नंबर 1, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन अमाउंटेड टू 15 लाख, तो आपने एक प्लांट खरीदा है, ठीक है। अब अगले 3 इवेंट्स पढ़ो, बस सारा मेन खेल इस पर फोकस करना है आपको। सेकेंड पॉइंट में लिखा है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2011 फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड। तो स्क्रैप का मतलब आप हमेशा ये माना करो कि हमने इसको सेल कर दिया है निल पर, उसको बोलते हैं स्क्रैप। लेकिन इसका एनालिसिस देखना, फिर आप बताना आपको बात समझ आई या नहीं। 2011 में हमने प्लांट खरीदा था 1,70,000 का, तो मैं पहले 2011 में जाऊंगा, ठीक है। अब 2011 में आपको क्या कॉस्ट दे रखी है 3 लाख, मैं वहीं पर तोड़ लूँगा। मैं 2011 में मानूंगा कि मैंने 2 प्लांट खरीदे, ऐसा मानूंगा। एक मानूंगा 1,70,000 का और दूसरा वाला मान लूँगा कितने का 1,30,000 का, राइट। तो ये आपको मन में सोचना है, 3 लाख को मन में ऐसे सोचना है। अब इससे दिक्कत क्या नहीं आएगी आपको, जब आप बेचोगे तो कौन सा वाला बेचोगे, सिर्फ 1,70,000 वाला, ये। तो आपको अब ऐसे काम करना है, तो ये क्वेश्चन को बस आपको ऐसे डिज़ाइन करना है।
इसी तरह लिखा है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2012 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। तो मैं 2012 में जाऊंगा, 2012 में 10 लाख दे रखा है, तो मैं मानूंगा कि मैंने लेकिन 2 प्लांट खरीदे, एक 90,000 का और एक 9,10,000 का, मैं ये मानूंगा। तो मैं 10 लाख नहीं मानूंगा, उसको देखूंगा नहीं, ठीक है। तो ताकि जब मैं बेचूं तो मैं सिर्फ कौन सा वाला बेचूं, 90 वाला। तो ऐसे दिमाग चलाना है या ऐसे अब इंटरप्रिटेशन करना है। और इसी तरह प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2013 फॉर 2,40,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000। तो 2013 में हमने 2,40,000 का प्लांट खरीदा था, तो मैं 7 लाख नहीं मानूंगा, तो मैं मानूंगा कि मैंने 2 प्लांट खरीदे थे, एक 2,40,000 का और दूसरा 460 का, ताकि जब मैं बेचूंगा तो सिर्फ 2,40,000 वाला बेच दूंगा आगे जाके। अब डेप्ट डुप निकालना तो निकाल लोगे, 10% है वो, तो भाई कैलकुलेशन तो मेहनत आपको थोड़ी करनी ही पड़ेगी, है ना, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसे करना है। तो अब मैं ये मान लूँगा कि मेरे पास बहुत सारी मशीनें है ना, जिनमें लाल कलर वाली बेच दी, बस ऐसे करेंगे इंटरप्रिटेशन। तो आपको मशीन को शुरू में ही तोड़ लेना है, बाद में जाके तोड़ने में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। बस बाकी तो खैर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मशीन अकाउंट दिखाना है, वो तो कॉस्ट पे चल रहा है क्योंकि ये मुंशी दूसरे तरह का मुंशी है ना, और डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट दिखाना है ना, और सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी चौथे प्रकार का मुंशी है। कह रहा है मैं डिस्पोजल भी अलग खाते में करूँगा, तो ठीक है, तो करो भाई, अलग खाते में करो, ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब ट्राई करके देखना जो मैंने अप्रोच बताई, तो उससे आई गेस हो जाएगा आपका। अच्छा, बाकी वो वाला दिखा देता हूँ, ये भी आप मार्क कर सकते हो। PP5 जो था ना एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें वो एंट्रीज़ हैं रिवैल्यूएशन वाली, जिसमें एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, जिसमें वो एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं, है ना, बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, या बढ़ाने के बाद घटा देते हैं। तो 3 केसेस में आपसे एंट्री पूछ रही है। चलो, तो अब एक क्वेश्चन आपको दूं, पास्ट ईयर क्वेश्चन एक जो एग्ज़ाम में आया, ताकि आपको पता लग जाए। बाकी ये 4th असेसमेंट वाला है, और मतलब इसमें इम्पॉर्टेंट वैसे बता देता हूँ, जैसे ये वाला जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये आप एक बार घर में ट्राई कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपसे मशीन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मांग रहा है, और डेप्रीसिएशन अकाउंट भी मांग रहा है ना, वैसे सिंपल है। हाँ, तो उसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है भाई, 10 की जगह मैं तो कह रहा हूँ 100 खरीदे, हाँ हम तो अलग ही लेंगे ना। तो अगर उसने 10 ट्रक खरीदे तो फिर हम 10 ले लेंगे, तो उससे कोई टेंशन नहीं, 10 में से 1 बेच दिया। 100 भी खरीदे, हाँ हाँ, हम स्टार्टिंग में 9 और 1 ले लेंगे, ताकि तो 2 साल तक आप रफ में कैलकुलेटर पे भी पहुंच सकते हो, नहीं तो वर्किंग में पहुंच जाओ। भाई देखो, आपको तो भाई इसमें आपको कोई वो तो करना नहीं है। जैसे उसने 10 ट्रक खरीदे तो शुरू में ही 9 और 1 बना लिया। अब वो कह रहा है 2 साल बाद से अकाउंट बनाओ, तो पहले आप कैलकुलेटर पर 2 साल आगे पहुंच जाओ, यहाँ खड़े हो गए, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लो। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी, मान लो 9 ट्रक की आई 32 लाख और 1 ट्रक की आ गई 7.5 लाख, बस तो खाता यहाँ से शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। अपने ट्रक अलग चलाने, जहाँ चीता बना करा कि मैं 10 ही ट्रक एक साथ चलाऊंगा फिर आगे ब्रेक करूँगा, तो कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, करने को कर सकते हो, लेकिन सजेशन यही है कि आप जो भी चीज़ बेची जा रही है ना, उसको शुरू में ही अलग कर लो, बेस्ट तरीका ये है। तो उससे मतलब उससे कैलकुलेशन वो नहीं होती, ब्रेक नहीं होती। अब इससे आगे होगा क्या कि जब आप 9 ट्रक की कैलकुलेशन करते रहोगे ना, तो वो नॉर्मल चलती रहेगी, आपको कहीं पे ब्रेक नहीं करना। और 1 ट्रक जब भी बेचोगे तो वहाँ रुक जाओ और उसको अपना बेच दो, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि आप शुरू में ही ब्रेक कर लो, और वो इस तरह की चालाकी करते हैं। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको एग्ज़ाम का, वो ट्राई करें, फिर डिस्कस भी कर लूँगा, फिर देख लेंगे। तो ये है एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बेसिकली जून 2024 का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था आपका
8 नंबर का। तो आप कोशिश करो 14 to 15 मिनट्स में हो जाए, फिर देखेंगे डिस्कस करके। तो चेक कर लो जिन्होंने करा होगा, बैलेंस देखो ये आना चाहिए। ये अकाउंट है बेसिकली, और आपको लॉस निकालने हैं अलग अलग। 15,000 का लॉस आया देखो इस वाली मशीन का, सही, और दूसरी वाली मशीन का आया 12,000 लॉस। ठीक है, 8 नंबर का ये था क्वेश्चन बेसिकली। चलो ट्राई करके देखना अपने आप भी। बैलेंस आना चाहिए 934 100, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, तो ये था कंप्लीट कार्यक्रम।